वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। सो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन। इससे पहले के टॉपिक्स की भी हमने वीडियो बना रखी हैं और उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आप काफ़ी सारी जगहों पर गए होंगे, आपने ग्रासलैंड्स भी देखे होंगे, इसी तरह से माउंटेन भी आप गए होंगे, घूमने ज़रूर माउंटेन आप गए होंगे। सिमिलरली फॉरेस्ट, डेजर्ट, बीचेस, ये कुछ जगहें हैं जो आप लोगों ने देखी होंगी या हो सकता है आपने कुछ ना भी देखी हो। तो ये जो सारी जगह हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। अगर आप यहाँ पर जाओ तो यहाँ अलग अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स भी मिलते हैं। जैसे कि इन जगहों पर आपको एक जगह पे याक देखने को अगर मिलेगी तो दूसरी जगह पर आपको एलिफेंट्स देखने मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप तीसरी जगह जाओगे कहीं और तो कैमल मिलेगा। और अगर आप बात करो बीचेस की तो जो पानी है वहाँ पे फिश मिलेगी। और अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स में हमें लोटस भी देखने मिलता है और कैक्टस भी देखने मिलता है। तो ये जितने भी सराउंडिंग्स हैं और यहाँ जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। ये जो सराउंडिंग्स हैं ये भी आपस में बहुत अलग हैं। अगर मैं माउंटेन की बात करूँ तो वो बहुत ठंडे होते हैं और अगर मैं डेजर्ट की बात करूँ वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पर अगर आप बात करो ये जो लोटस है ये पानी में होता है और कैक्टस वहाँ होता है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे वेरिएशन देखने में मिलते हैं, है ना, चाहे हम सराउंडिंग की बात करें चाहे हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें। अगर हम बात करें सी में तो सी में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो घिरे होते हैं सॉल्टी वाटर से या जिसे हम सैलाइन वाटर भी कह सकते हैं। तो हमें पता है सी में या ओशन में किस तरह का पानी होता है, नमक का पानी होता है। तो वहाँ जो प्लांट और एनिमल्स हैं सभी किससे घिरे हैं, सभी सैलाइन वाटर या सॉल्टी वाटर से घिरे होते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो ये एक सी की इमेज है ना, सी या ओशन भी आप कह सकते हो। तो सी या ओशन में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो पानी से घिरे होते हैं। और अगर यही हम बात करें डेजर्ट की तो रेगिस्तान में जो भी प्लांट और एनिमल होते हैं उन्हें बहुत कम पानी मिलता है। तो इसीलिए वो जो सराउंडिंग है उनके आसपास की जो सराउंडिंग है वो ऐसी होती है जहाँ उनको बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता। तो जैसे अगर हम बात करें डेजर्ट की, हाँ ये पिक्चर है डेजर्ट की, तो कैमल और कैक्टस इनको बहुत कम पानी मिलता है डेजर्ट में। The sea and desert are very different surrounding and we find very different kind of plants and animals in these two region। तो अगर हम बात करें सी और डेजर्ट की तो ये दोनों ही बहुत अलग अलग तरह की सराउंडिंग है और यहाँ पर जो प्लांट और एनिमल है वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। तो सी में हमें कुछ इस तरह के प्लांट्स देखने मिलते हैं और डेजर्ट में हमें कैक्टस देखने को मिलता है। तो कैक्टस को बहुत कम पानी मिलता है और जो सी में प्लांट्स होते हैं भाई उनको तो पानी की कमी ही नहीं है, वो तो प्रेजेंट ही सी के अंदर है। इसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी डेजर्ट में होता है कैमल और अगर मैं सी की बात करूं तो वहाँ होती है फिशेस। तो ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो अगर हम बात करें इन दोनों में जो डिफरेंस है उसकी तो दोनों का ही जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग होता है। अगर हम बात करें कैमल की तो कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि ये डेजर्ट कंडीशन में आराम से रह ले। और अगर हम फिश की बात करें तो फिश का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरह होता है कि ये आराम से पानी में रह लेती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैमल के जो लेग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो क्यों लंबे होते हैं ये देखिए, कैमल हमें पता है रेगिस्तान या डेजर्ट कंडीशन में रहता है। तो अब डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इस वजह से जो रेत है, जो सैंड है, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और सैंड के गर्म होने से जो सैंड है उसमें से हीट भी निकलेगी और वो कैमल तक ज़रूर पहुंचेगी। तो कैमल की जो बॉडी है उस तक कम से कम हीट पहुंचे इसलिए जो उसकी लेग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं जिससे इसकी जो बॉडी है ये सैंड से दूर रह पाए।
और दूर रहती है इसकी बॉडी सैंड से तो उसे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। देयरफॉर कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स। अगर हम फिश की बात करें तो फिश की जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। सो फिशेस हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी विच हेल्प देम टू मूव फास्टर इन वाटर। तो फिश की जो बॉडी है वो इस तरह से बनी होती है, इस तरह डिजाइंड होती है वो कि वो पानी में आराम से तेजी से मूव कर पाए। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी मैंने आपको 8th चैप्टर में भी बताया था क्या होती है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो एंड से तो पतली होती है और बीच से वो चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो कैमल ब्रीथ थ्रू लंग्स, कैमल लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है। और अगर हम फिश की बात करें तो फिश ब्रीथ करती है गिल्स की हेल्प से। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं कैमल और फिश में। तो दोनों ही ये जो एनिमल्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। तो कैमल और फिश दोनों के पास ही हमने देखा कुछ स्पेशल फीचर है जिसकी मदद से वो अपने अपने सराउंडिंग में आराम से रह पाते हैं। तो यही जो स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अपने सराउंडिंग में आराम से रह लेता है उसी को बोला जाता है अडेप्टेशन। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो अडेप्टेशन की डेफिनेशन है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन। तो कोई भी ऐसा स्पेशल फीचर या फिर कोई भी ऐसी हैबिट जो एक प्लांट या एनिमल को अपने अपने सराउंडिंग में रहने में हेल्प करता है वही होता है अडेप्टेशन। तो डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वे। तो जितने भी एनिमल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स अपने सराउंडिंग से डिफरेंट तरह से अडेप्टेड हैं। कहने का क्या मतलब है, अगर हम पोलर बेयर देखें और हम कैमल देखें तो दोनों ही अपने सराउंडिंग से अलग अलग तरह से अडेप्ट कर चुके हैं। कैसे, पोलर बेयर की बॉडी में आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा फर है और ये इसको बचाते हैं ठंड से। और पोलर बेयर कहाँ होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे होता है। तो ये इस तरह अडेप्ट कर चुका है अपनी सराउंडिंग को जिससे ये ठंड से बच पाए। और अगर हम कैमल की बात करें तो कैमल के लॉन्ग लेग्स हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया, इससे ये हीट से बच जाता है। तो दोनों ही अपनी अपनी तरह से अपने सराउंडिंग को अडेप्ट करते हैं। Adaptation is a method by which organisms get well adjusted to the climate। तो जो अडेप्टेशन है वो एक ऐसा मेथड है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जो सराउंडिंग का क्लाइमेट है उससे बहुत अच्छी तरह एडजस्ट कर पाता है। So adaptation does not take place in short time because the abiotic factors of a region also change very slowly। तो अडेप्टेशन 1 या 2 दिन में ही नहीं कर सकता कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के साथ। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी सराउंडिंग के साथ अडेप्ट करना है, एडजस्ट होना है, तो वो शॉर्ट टाइम में एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एबायोटिक फैक्टर हैं किसी भी एनवायरनमेंट के, किसी भी सराउंडिंग के, वो भी बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी जगह का टेम्परेचर, किसी भी जगह पे सनलाइट आ रही है या नहीं आ रही, या वहाँ कितनी वाटर अवेलेबिलिटी है, ये इस चीज़ में जो चेंजेस आते हैं ये बहुत धीरे धीरे आते हैं। जैसे अगर आप इंडिया का टेम्परेचर देखो तो इंडिया का जो टेम्परेचर है गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जब विंटर्स होते हैं तो एक्सट्रीम यहाँ ठंड पड़ती है। अगर हम इसमें देखें लास्ट 50 ईयर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो उस टाइम पे समर्स इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते थे जैसे अब होते हैं। तो बहुत टाइम लगता है एबायोटिक फैक्टर को चेंज होने में, और जैसे जैसे एबायोटिक फैक्टर चेंज होते हैं वैसे वैसे जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो प्लांट्स भी हैं वहाँ के, वो अडेप्ट होना उस सराउंडिंग से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे वो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर जाते हैं। तो अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये बहुत जल्दी नहीं हो सकता। Those organisms which cannot adapt to these changes die out and only the adapted ones survive। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सराउंडिंग में जो चेंज आते हैं उससे अडेप्ट कर लेते हैं, उससे एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो
वो तो रह जाते हैं, वो तो सरवाइव कर लेते हैं, और अगर कोई अडेप्ट नहीं कर पाता तो वो मर जाता है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, जितनी यहाँ गर्मी पड़ती है, अगर कोई इस गर्मी से अडेप्ट कर गया तो वो तो रह लेगा, वो तो सरवाइव कर लेगा, और अगर जो भी अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो वो मर जाएगा। अगर इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, तो पहले जिराफ की जो नेक है वो इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी, लेकिन हुआ क्या, जितने भी ग्राउंड पर ग्रास थी, हमें पता है जिराफ क्या खाता है, प्लांट्स खाता है, ग्रास खाता है, तो जितने भी ग्राउंड पर जितनी भी ग्रास थी, जितने भी प्लांट थे, वो सारे बाकी एनिमल्स खा गए। तो क्या बचे, सिर्फ ऊंचे ब्रांचेस पे जो लीव्स थी वही बची। तो जिराफ ने क्या किया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, धीरे धीरे वो अडेप्ट करता गया, और जो ऊंची ऊंची ब्रांचेस हैं उससे भी वो जो लीव्स है वो कंज्यूम करने लगा, वो खाने लगा। अल्टीमेटली वो उसकी जो नेक है वो लंबी हो गई। आप यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हो, एक जिराफ अडेप्ट नहीं कर पाया और उसकी नेक अभी भी छोटी है और वो लीव्स नहीं खा पा रहा। तो क्योंकि ये अपनी सराउंडिंग से अडेप्ट नहीं कर पाया, इसीलिए ये मर जाएगा, और जो बाकी दो हैं वो सरवाइव कर लेंगे। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने आसपास की सराउंडिंग को अडेप्ट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग अपने फीचर्स डेवलप करने पड़ते हैं। तो जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो कौन सी सराउंडिंग से अडेप्ट करेंगे, किसकी तरह अपने फीचर्स को बनाएंगे, वो किस तरह वो एडजस्ट करेंगे, जहाँ वो रहते होंगे उसी सराउंडिंग से वो अडेप्ट करेंगे। तो वही जो आसपास की सराउंडिंग है जहाँ पे कोई भी एनिमल या प्लांट रहता है वो होता है हैबिटेट। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं हैबिटेट की, सो द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड अ हैबिटेट। तो वो ऐसी सराउंडिंग जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है वही उसकी हैबिटेट कहलाती है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस और अ होम। तो हैबिटेट का मतलब होता है घर, ड्वेलिंग प्लेस का मतलब है घर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो घर है वो जहाँ रहता है वही उसकी हैबिटेट होती है। हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। तो जो हैबिटेट है वो क्या प्रोवाइड करता है, जो भी ज़रूरत होती है एक एनिमल या प्लांट को सरवाइव करने के लिए, वो सारी ही चीज़ें हैबिटेट प्रोवाइड करती है उसे, जैसे कि फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, सारी ही चीज़ें, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं एक ऑर्गेनिज्म की, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिज्म को अपनी हैबिटेट में मिलती है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। अब काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो एक ही हैबिटेट में रहते हैं, जिनका एक ही घर होता है। जैसे कि मैं बात करूं कैमल और कैक्टस, दोनों की जो हैबिटेट है एक ही है। कौन सी है, दोनों ही डेजर्ट में रहते हैं तो डेजर्ट हैबिटेट है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हैबिटेट की, तो बेसिकली जो हैबिटेट है वो दो टाइप की होती हैं। पहली होती है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, या आप इसे लैंड हैबिटेट भी बोल सकते हो, और जो सेकंड है वो होती है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर। तो हैबिटेट जो पानी के अंदर होती है उसी को बोला जाता है एक्वेटिक हैबिटेट। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की, तो हमें पता है लैंड पर भी बहुत सारे तरह की हैबिटेट होती हैं। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंडर आ जाता है फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट क्या है, एक तरह की टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। इसी तरह ग्रास लैंड, मतलब जहाँ पे पेड़ बहुत कम होते हैं, ज्यादातर ग्रास ही होती है, तो उसी को बोला जाता है ग्रास लैंड। इसी तरह से डेजर्ट, रेगिस्तान, ये भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। और कौन कौन सी हैबिटेट देखने मिलेंगी हमें जमीन वाली लैंड पर, तो जो कोस्टल एरिया है, मतलब बीच हो गए, तो ये भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। सिमिलरली माउंटेन रीजन्स, तो ये माउंटेन रीजन भी एक तरह की टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। अगर हम बात करें एक्वेटिक हैबिटेट की, तो एक्वेटिक हैबिटेट हमें पता है लेक एक्वेटिक हैबिटेट है। इसी तरह सी, ओशन, क्या है ये सभी एग्जाम्पल है एक्वेटिक हैबिटेट के। तो अभी हमने पढ़ा अडेप्टेशन और हैबिटेट क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है एक्लिमेटाइजेशन। हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये टर्म है क्या, इसका मतलब क्या है। देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनिज्म
over a short period of time to help them adjust to some changes in their surroundings. तो देखिए हमें पता है कि जो सराउंडिंग है, हमारी आसपास जो सराउंडिंग है उसमें चेंज आता ही रहता है, और जब चेंजेस आते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम भी होती है कुछ चेंज की वजह से। तो क्या होता है, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हमारी बॉडी क्या करती है, अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस लाती है, थोड़े थोड़े चेंजेस लाती है, और जब वो चेंज हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो जो भी प्रॉब्लम हमें आ रही होती है चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से वो दूर हो जाती है। तो यही जो छोटे छोटे चेंजेस हैं इन्हीं को बोला जाता है एक्लिमेटाइजेशन, और ये बहुत जल्दी आ जाते हैं चेंजेस हमारी बॉडी में, ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर आप किसी भी प्लेन एरिया में रहते हो, अगर आप प्लेन्स में रहते हो और आपका मन है कि चलो आप माउंटेन में हॉलीडे मनाओ, तो क्या होगा, अब आप जाते हो पहाड़ों पर तो वहाँ पे जो सराउंडिंग है और जो प्लेन्स की सराउंडिंग है, दोनों ही जगह जो एनवायरनमेंट है, जो टेम्परेचर है वो बहुत डिफर करता है। तो आपको स्टार्टिंग में माउंटेन्स में कुछ प्रॉब्लम भी होगी। आप वहाँ पे जब पहाड़ पर जब आप चलोगे तो वहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल स्लांट सड़कें होती हैं, है ना, तो वहाँ चलने में आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना, आप बहुत जल्दी थक जाओगे। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे आप 2-3 दिन वहाँ पे रहोगे तो क्या होगा, आपको आदत पड़ जाएगी, आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी वहाँ पे चलने की। तो ये जो चेंज आपकी बॉडी में आया इसी को बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। इसी तरह आप सबने नोटिस किया होगा, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो स्टार्टिंग के डेज में तो आपको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है एक्सरसाइज करने की, और वो क्या होता है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं और फिर आपको एक्सरसाइज करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। तो यही जो चेंज आए इन्हीं को बोला जाता है एक्लिमेटाइजेशन। और अगर हम एक भी दिन एक्सरसाइज छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा डेली रूटीन वो नहीं बन पाता, और इसलिए क्या होता है, जब हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं एक बार छोड़ने के बाद एक्सरसाइज तो हमें फिर से प्रॉब्लम होती है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि एक्लिमेटाइजेशन एक टेम्परेरी चेंज है, ये परमानेंट नहीं होता। तो इसीलिए एक्लिमेटाइजेशन अडेप्टेशन से अलग होता है, क्योंकि अडेप्टेशन परमानेंट होते हैं जबकि जो एक्लिमेटाइजेशन है वो टेम्परेरी होते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक्लिमेटाइजेशन को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, स्मॉल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड्स टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स ड्यू टू चेंजेस इन द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन। तो एक्लिमेटाइजेशन वो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आते हैं, और वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही ये चेंजेस आ जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म में। और इन चेंजेस की वजह से जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने आसपास की जो सराउंडिंग में चेंज आए हैं उसकी वजह से अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस स्मॉल प्रॉब्लम को वो ओवरकम कर लेता है। ठीक है, ओवरकम मतलब पार कर लेता है, अब उसे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ये क्या है, ये स्मॉल चेंजेस है, छोटे छोटे चेंजेस है, और ये बहुत छोटे पीरियड ऑफ में ही ये आ जाते हैं। इट अकर्स इन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। These changes are different from the adaptations that take place over thousands of years. तो जो अडेप्टेशन है इससे एक्लिमेटाइजेशन डिफरेंट होता है। कैसे, अडेप्टेशन में बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, बहुत सालों में जाके जो फीचर्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसमें चेंजेस देखने मिलते हैं, जबकि एक्लिमेटाइजेशन बहुत छोटे टाइम पीरियड में ही हो जाता है। तो अब हमने बात की है कि अडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन डिफर करते हैं, इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो एक बार प्रॉपरली ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन अडेप्टेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन। तो इनका डिफरेंस हम पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो जो पहला डिफरेंस है वो तो इनकी डेफिनेशन से ही पता चलता है। अडेप्टेशन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल to live in its surroundings is called adaptation। तो adaptation वो स्पेशल फीचर होते हैं, वो हैबिट्स होती हैं जो एक प्लांट या एनिमल के अंदर होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सराउंडिंग में अच्छे से एडजस्ट हो जाता है और अपनी सराउंडिंग में अच्छे से वो रह पाता है।
तो अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन होते हैं स्पेसिफिक फीचर्स। तो याद रखना, अडेप्टेशन होते हैं फीचर्स। और अगर हम एक्लिमेटाइजेशन की बात करें तो एक्लिमेटाइजेशन होता है चेंजेस। तो वो छोटे छोटे चेंजेस जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आसपास की सराउंडिंग में जो भी चेंज होता है उसकी वजह से अगर उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे वो ओवरकम करता है, उसी चीज को बोला जाता है एक्लिमेटाइजेशन। तो वो छोटे छोटे चेंजेस जो एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं जिससे वो अपनी सराउंडिंग में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे ओवरकम कर ले, उन्हीं चेंजेस को बोला जाता है एक्लिमेटाइजेशन। और ये बहुत छोटे टाइम में हमारी बॉडी के अंदर ये वाले चेंजेस आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो अडेप्टेशन है ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अडेप्टेशन में, ठीक है। तो कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट, उनके जो फीचर हैं उनमें चेंज आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये आप यहाँ लिख सकते हो, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डेवलप। और अगर हम बात करें एक्लिमेटाइजेशन की, तो एक्लिमेटाइजेशन क्या है? ये तो चेंजेस है, और क्योंकि ये छोटे छोटे चेंजेस हैं इसीलिए इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो इट टेक्स शॉर्ट टाइम टू डेवलप। और जो लास्ट पॉइंट है जो आप यहाँ लिख सकते हो डिफरेंस में, वो ये है कि जो अडाप्टेशन है ये परमानेंट चेंज होता है, जबकि एक्लिमेटाइजेशन टेम्परेरी चेंज होते हैं। कैसे? देखो, अगर किसी भी फीचर में, किसी प्लांट या एनिमल के किसी भी फीचर में अगर कोई चेंज आ गया तो दोबारा तो वो अंडू नहीं हो सकता, दोबारा वो चेंज तो रिवर्स नहीं हो सकता। तो इसीलिए अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन परमानेंट चेंज होते हैं, जबकि एक्लिमेटाइजेशन टेम्परेरी चेंज है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए अगर हम हॉलीडे पे गए, अगर हम प्लेन्स पे रहते हैं, हम माउंटेन में गए हॉलीडे पर, तो वहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। हम माउंटेन का जो सराउंडिंग है, वो जो हैबिटेट है, वहाँ से हम एडजस्ट तो कर लेंगे क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ छोटे छोटे चेंजेस आ जाएंगे। अब लेकिन जब हम माउंटेन से वापस प्लेन्स में आएंगे तो जो भी चेंज हमारी बॉडी में आए थे वो अंडू हो जाते हैं और हम फिर से प्लेन्स में आराम से रह पाते हैं, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हैं, जो एक्लिमेटाइजेशन है, ये टेम्परेरी चेंज होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।